नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है वो हमारा टैली का क्लास का है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है या फिर अगर आप एक आर्ट्स के भी स्टूडेंट है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि टैली साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए नहीं होता है। और अगर आप घर बैठे टैली कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आज का ये जो क्लास है वो टैली का एक तरह से फर्स्ट क्लास है, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप टैली में किसी भी तरह का कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको हमारे सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल रहे होंगे। अगर आपको सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कन्फ्यूजन को ज़रूर क्लियर करें। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैली साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए नहीं है, टैली है बिज़नेस के लिए। तो आपको टैली में करना क्या होता है, बिज़नेस को मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बिज़नेस चलता कैसे है, बिज़नेस ऑपरेट कैसे होता है। तो बिज़नेस को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है एसेट्स, यानी कि संपत्ति। कुछ वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, अगर आप एक साइंस या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के हैं तो जो भी नया वर्ड सामने आएगा मैं उसे डिस्कस करता चला जाऊंगा, ताकि आपको किसी तरह के कोई भी डाउट्स ना हो। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करेंगे टैली का, और आप घर बैठे बैठे कंप्लीट टैली सीख सकते हैं हमारे इस टैली कंप्लीट कोर्स के सीरीज़ को देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होता है संपत्ति। और संपत्ति दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। इसे हम समझ लेते हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब जो संपत्ति फिक्स है, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस। दोज एसेट्स विच आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि ऐसे संपत्ति जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, etc। करंट एसेट्स किससे बोलते हैं, दोज एसेट्स विच आर यूज टू डीलिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि ऐसा संपत्ति जिस चीज़ का हम धंधा करते हैं, जिस चीज़ का हम लेन देन करते हैं। जैसे कि कैश, तो हम लोग कैश का धंधा करते हैं। ठीक है, यानी कि कैश को हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकते हैं। तो इससे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो संपत्ति को हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकते हैं उसे करंट एसेट्स कहा जाता है। और इस एक तरीके से इसे ऐसे भी बोला जाता है कि जो संपत्ति को हम लोग शॉर्ट टर्म में मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करंट एसेट्स कहलाता है। तो कैश तो ऑलरेडी कैश होता है, इसे कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो कैश हमारा सबसे ज़्यादा करंट माना जाता है बिजनेस के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैश एट बैंक, यानी कि अगर आपके बैंक में कोई पैसा है तो वो भी आपका करंट एसेट्स कहलाता है। उसके बाद सन्ड्री डेटर। डेटर क्या होता है इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको अभी बता दूं कि डेटर का मतलब आपका कस्टमर है, आप जिससे माल बेचते हैं। अगर आपका एक कपड़ा का दुकान है तो आप जिससे माल बेचते हैं वो आपका डेटर हो गया। आपका दवाई दुकान है तो आप जिससे माल बेचेंगे वो आपका डेटर हो गया। ठीक है, आपका कोई अगर एजेंसी है तो जितने भी रिटेलर हो गए वो आपके डेटर हो गए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा है। ठीक है, चाहे वो 1 रुपये का हो या 1 लाख रुपए का हो, वो आपका संपत्ति है। कौन सा संपत्ति, करंट एसेट्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एसेट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दो तरह के एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेट्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है बिजनेस में वो होती है इनकम, यानी कि आय। ठीक है, इनकम दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है रिलेटेड टू परचेज, मतलब ऐसा इनकम जो माल खरीदने के पर्पस में हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी इनकम नहीं होता है जो परचेज करने से होता है। ठीक है, जो भी इनकम होता है सब सेल से रिलेटेड होता है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदते हैं तो जैसे सपोज दैट मैंने कोई माल मंगाया या मैंने कोई मशीन मंगवाया, तो मशीन मेरा आ रहा है बाहर से, तो वहाँ से लेकर के मेरे फैक्ट्री तक आने में जो भी ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस कहलाएगा वो सारा मेरा खर्च हो रहा है। अभी तक मुझे इनकम नहीं हुआ है। हो सकता है उस मशीन को मुझे इंस्टॉल करवाने में अलग से और पैसा देना पड़े, यानी कि खरीदने में हमेशा सिर्फ खर्च ही होता है। इसलिए इसे हमको याद कैसे करना है, सारा इनकम इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो जितने भी इनकम होंगे सारा इनकम इनडायरेक्ट इनकम। क्यों, क्योंकि जो भी इनकम होगा सारा आपका सेल से रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कमीशन रिसीव, कंपनी वाले ने आपको टारगेट दिया कि भैया अगर आप इस महीने 10 लाख का माल बेचेंगे तो हम आपको 5% का कमीशन देंगे। तो 10 लाख का माल बेचेंगे तो देंगे। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं बोल रहा है कि अगर आप माल खरीदिएगा तो मिलेगा। कंपनी हमें जब भी कमीशन देगा तो सेल पे देगा। उसी तरह से इंसेंटिव जो भी हमें मिलता है सेल पे मिलता है। रेंट रिसीव, आपका कोई दुकान है आपने उसे किराए पे लगा दिया तो वहाँ से
प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है, तब आपको रेंट मिल रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ता हूँ। डिस्काउंट ऑन परचेज, ठीक है, तो आपने कुछ सामान खरीदा, उसके लिए आपको डिस्काउंट मिला, तो हम सामान क्यों खरीद रहे हैं? बेचने के लिए खरीद रहे हैं। पर्पस हमारा है सेल, ठीक है, तो जो भी इनकम होगा इनडायरेक्ट इनकम होगा। इसको याद करने का सिंपल फंडा है कि सारा इनकम इनडायरेक्ट इनकम। आप आंख बंद करके जो भी इनकम आपके सामने आएगा आप उसे इनडायरेक्ट इनकम में डाल सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप और लेजर के बारे में, ठीक है, तो ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सारे ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लेजर, तो जितने भी नाम आप टैली में लिखेंगे, ठीक है, टैली में मैंने आपको बताया था कि टैली में आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको उसका लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जितना भी चीज़ आप लिखेंगे, जैसे कि कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, कमीशन हो गया, इस तरह का जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो सारे लेजर कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग लेजर बनाएंगे नेक्स्ट क्लास से, प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। आज फिलहाल थ्योरी आप समझ लीजिए। थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको टैली में कभी भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इनकम समझ में आ गया, सारा इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा एक्सपेंस, यानी कि खर्च, ठीक है। तो बिजनेस में खर्च भी दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब दोज एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो माल बनाने और खरीदने के पर्पस में होता है, ठीक है, जैसे कि मजदूरी और कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ ये दो खर्च आता है, एक होता है मजदूरी जो हम अपने फैक्ट्री में मजदूर को देते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कैरेज इनवर्ड जो हम किराया देते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी माल परचेज़ किया तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस के तौर पे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को, या फिर अगर मेरा माल कोई ऑटो से आ रहा है, रिक्शा से आ रहा है, वैन से आ रहा है, तो हम उसे एज अ किराया देते हैं अपने माल को मंगवाने के लिए, ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और बाकी जितना भी खर्च होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो इसे भी याद करने का एक सिंपल फंडा यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सिर्फ दो को छोड़ के, ठीक है, सारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ दो को छोड़ के। कौन कौन सा? वेजेस और कैरेज इनवर्ड। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो भी खर्च आपका होगा सब सेल से रिलेटेड होगा, ठीक है। देख लीजिए, आप सैलरी किसको देते हैं? अपने सेल्समैन को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपका माल बेचता है, ठीक है। खर्चा क्यों हो रहा है? सेल के लिए हो रहा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आप एडवर्टीजमेंट कराते हैं, क्यों कराते हैं? अपने सेल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके दुकान का बिल आता है, तो अगर बिजली ही नहीं होगा तो माल बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। तो जो भी खर्च हो रहा है सब सेल से रिलेटेड हो रहा है। शॉप रेंट, आपका कोई दुकान है उसे आपने किराए पे लिया है तो आपको हर महीने शॉप का किराया देना होता है, तो वो सारे खर्च कहाँ जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टी, कोई कस्टमर आया, आपने उसके लिए चाय मंगाया, तो टी का जब लेजर बनेगा कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। पेट्रोल, आपका सेल्समैन जाता है ऑर्डर लेने बाइक से, ठीक है, तो बाइक पानी से तो चलता नहीं है, उसमें आपको तेल डलवाना पड़ेगा, तो जो पेट्रोल आएगा वो भी कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये सारे चीज़ क्या है? लेज़र है। ये सब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लेज़र बनेगा, कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंस को याद करने का सिंपल फंडा क्या है कि सारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ दो को छोड़ के। कौन कौन? वेजेस और कैरेज इनवर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ चीज़ है जो टैली में अच्छे से समझनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहला जो चीज़ है टैली में आपको ये समझना पड़ेगा कि डेटर और क्रेडिटर के बारे में, ठीक है। तो क्रेडिटर मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है आपका महाजन। महाजन मतलब आपका सप्लायर, मतलब जिससे आप माल खरीदते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है सन्ड्री डेटर। डेटर मतलब आपका ग्राहक। ग्राहक यानी आपका जो कस्टमर होता है, राइट, जिसको हम लोग माल बेचते हैं। याद रखेंगे, क्रेडिटर मतलब जिससे माल खरीदते हैं और डेटर मतलब जिसको हम लोग माल बेचते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको डेटर और क्रेडिटर में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी में 5 क्रेडिटर होगा तो 50 डेटर होगा। इसलिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आपकी खुद की कोई कंपनी है तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन आपका क्रेडिटर है, कौन आपका डेटर है। और आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है देना है, और डेटर हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लेना है। यानी कि आपको कहीं पर भी डेबिट में कोई अमाउंट दिख रहा है तो उतना पैसा आपको उससे लेना है, और कहीं भी आपको क्रेडिट में अमाउंट दिख रहा है तो उतना पैसा आपको देना है, ठीक है। बट आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आएगा कि सर हमारा जब हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर रुपीज़
इतना। तो वैसा क्यों होता है? वैसा इसलिए होता है क्योंकि जो पासबुक होता है वो आप नहीं बनाते हैं, पासबुक आपका बैंक बनाता है, ठीक है। तो बैंक आपके पासबुक में दिखाता है कि मुझे इस पार्टी को इतना पैसा देना है, तो बैंक आपको क्रेडिट करके रखता है, ठीक है, और आप अपने बैंक को डेबिट करते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे आपका डेबिट सामने वाले के लिए क्रेडिट होता है और आपका क्रेडिट सामने वाले के लिए डेबिट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, आपका डेबिट आपके बैंक के लिए क्रेडिट होगा और आपका क्रेडिट आपके बैंक के लिए डेबिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है। साथ ही साथ आपको 5 पॉइंट अच्छे से समझ लेना है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेजर ऐसे होते हैं जिसको जो सेम अकाउंट में जाता है, जैसे कि सेल। तो जब भी सेल का लेजर आप बनाएंगे अंडर क्या जाएगा? सेल अकाउंट। परचेज कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट। कैश का लेजर पहले से बना हुआ रहता है जो कि कैश इन हैंड में जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे कि SBI बैंक, ठीक है। अब ये बैंक के बाद मैंने 004 लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है SBI बैंक में मेरा 2 अकाउंट है, ठीक है, और बॉस आपको कोडवर्ड में बोले कि 4 नंबर से 2 लाख रुपया 5 नंबर में जमा कर दो, या 4 नंबर से 2 लाख रुपया 25 नंबर में जमा कर दो। तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा नंबर क्या है? तो इसलिए आपने कोड के तौर पे अपने बैंक का लेजर बनाना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे SBI बैंक का, तो बैंक का लेजर बनेगा कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट। कैपिटल का लेजर बनेगा कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट ऐसे होते हैं, कैश, बैंक, सेल, परचेज और कैपिटल, या फिर बोल सकते हैं सेल, परचेज, कैश, बैंक और कैपिटल, ये सब सेम अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो आज आपको मैं इसके लिए प्रोजेक्ट वर्क दूंगा, आप लोग इसे अपने कॉपी में मेंटेन बनाएंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। आपको करना क्या है मैं बताऊंगा, कैसे करना है वो भी बताऊंगा, बट करना आप ही को है, ठीक है। मैं आपको सिखा सकता हूं बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप घर में प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं है तो आप अपने ऐसे किसी फ्रेंड को देखिए जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और आप उनके यहाँ जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अभी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर होंगे, ठीक है। तो आप लोग घर में ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करिएगा अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है तो। और अगर आप चाहते हैं घर बैठे बैठे टैली कंप्लीट सीखना तो आप हमारे आने वाले टैली कंप्लीट कोर्स के सिलेबस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपको एक कंपनी बनाना है। कंपनी बनाना है मतलब आपको कंपनी का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बिग बाज़ार, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई कंपनी का नाम दे देना है। जैसे आपका कोई अगर अपना दुकान है, जैसे मान के चलिए अनमोल कंप्यूटर, ठीक है, या फिर मिस्टी कंप्यूटर, तो आप उस कंपनी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है बिग बाज़ार। उसके बाद आपको क्या करना है? क्रिएट सम लेज़र। आपको कुछ लेज़र बनाना है। कौन कौन सा लेज़र? आपको 3 क्रेडिटर का नाम लिखना है, आपको सिर्फ नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शारदा टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कौन है मेरा? तो क्रेडिटर है, तो मैं डैश दे के लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 क्रेडिटर का नाम लिखना है, 3 डेटर का नाम लिखना है, 3 एक्सपेंस का नाम लिखना है, 3 इनकम का नाम लिखना है, 3 अदर्स में क्या लिखना है? जो ना तो क्रेडिटर होगा, ना तो डेटर होगा, ना तो एक्सपेंस होगा, ना तो इनकम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 या 15 लेज़र बनाने हैं कॉपी में। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्लास देखेंगे कि टैली में हम लोग किस तरीके से लेज़र बनाते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, कंपनी क्रिएशन और लेज़र क्रिएशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये प्रोजेक्ट वर्क आपको करना कैसे है उसका डिटेल में यहाँ पर आपको एग्जांपल में दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसे पढ़ें, इसे अपने कॉपी में नोट करें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के, ठीक है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार आपको देखना है आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। किसी तरह के कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने हमारे वीडियो को इतना लाइक किया, इतना पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप चाहते हैं घर बैठे बैठे DCA टैली कंप्लीट सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, चूँकि इसी से आपको सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।